अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुश होंगे। तो आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो बहुत अजीब सी चीज़ से हो रहा है। एक्चुअली मुझे अभी भी हंसी आ रही है देखकर कि मेरे घर में एक ड्रेस अप आ गया था और एक्चुअली आई वाज ऑल अलोन विद फ़ातिमा और सलमान घर पे नहीं थे, तो इट वाज़ अ बिगेस्ट टास्क फॉर मी कि इसको किस तरह भगाया जाए। और एक्चुअली वो रूम में आ गया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतना ज़्यादा मेरे फ़र्स्ट टाइम इससे फेसिंग हुई है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतना मुझे टफ़ टाइम देगा। मैं उस वक्त बेडिंग कर रही थी अपने रूम की और आप लोग देख सकते हैं कि वो कितनी शाहाना तौर पे रूम में घूम रहा है और मुझे रूम से बाहर किया हुआ है। तो एक ये बहुत बहुत अजीब सा माहौल हो गया था और ये लिटरली मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फ़्लाई कर रहा था रूम में और फ़ातिमा भी डर रही थी इससे। सब स्टार्टिंग में तो उसने इन्जॉय किया इसके फ़्लाई करने को, लेकिन बाद में फिर वो डरने लगी कि इतना अजीब तरीके से क्यों हर जगह फ़्लाई कर रहा है, क्योंकि वो लिटरली पूरे रूम में जगह 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 फ़्लाई कर रहा था। और मैंने उसे कोशिश भी की थी मारने की। एक्चुअली किंग टॉक्स स्प्रे हमेशा घर में होता है, लेकिन अनलकीली अनफॉर्चुनेटली उसी दिन किंग टॉक्स स्प्रे नहीं था। आई डोंट नो किंग टॉक्स स्प्रे इस पर वर्क करता भी क्या नहीं करता। सलमान ने तो बहुत अच्छी एडवाइस दी कि देसी तरीका अपनाओ, किसी डंडे झाड़ू से इसको मारो, बट नहीं मरा वो। तो खैर फिर सलमान के आने के बाद वो इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम हुआ, क्योंकि जब ये लास्ट में साइड टेबल से उठकर बेड के ऊपर लाइक पिलो के ऊपर आया, फिर तो इट वाज द लास्ट। मेरे लिए बहुत एंड हो गया था कि वो रूम में रुकना। उसके बाद जस्ट मैंने रूम को बंद किया, एयर टाइट किया और मैं बाहर जाके लाउंज में फ़ातिमा के साथ बैठ गई जब तक सलमान रूम घर वापस नहीं आए। मैं अंदर नहीं आई क्योंकि मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि हर्ट करता है नहीं करता है, आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं क्यों फ्लाइंग चीज़ों से बहुत ज़्यादा आई हैव अ फोबिया विद ऑल दीज थिंग्स। तो खैर ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जब मैं बना रही थी नाश्ते में डिफरेंट स्टाइल ऑफ फ्रेंच टोस्ट। एक्चुअली मैं सोर टाइप फ्रेंच टोस्ट जो है वो काफ़ी पसंद करती हूँ विद केचप। तो बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी कि सिंपल से आपको इसमें ज़ीरा ऐड करना है और कुटी मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करना है अंडे में, और जैसे इसको बीट कीजिए और उसमें सिंपल तरीके से टोस्ट को डिप कर और फ्राई कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। For my subscribers who are not Urdu speaking, let me tell this for them. You have to add chili flakes, cumin, salt and egg. Then you can make this for spicy French toast. So simple. So this is the easiest and of course the scrumptious recipe. I always enjoy it with some ketchup. You can also have any dip you want and you like the most. तो यहाँ ये फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं और ये मेरा ही नाश्ता है, क्योंकि सलमान पसंद नहीं करते ज़्यादा फ्रेंच टोस्ट वगैरह, और फ़ातिमा खा लेती है समहाउ कभी अगर उसका दिल चाहता है तो। अदरवाइज़ वो प्लेन ब्रेड जो है वो पसंद करती है। और एग वो डिफरेंट वेज़ में पसंद कर लेती है, समटाइम्स स्क्रैबल एग, समटाइम्स चीज़ एग, समटाइम्स स्वीट एग, व्हाटएवर शी वांट्स, उसके मूड पे डिपेंड करता है। और ये थी सलमान की चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती और हमारा एक अलग ही चलता है मैं चाय नहीं पीती और वो बहुत सारी बच्चों वाली चीज़ें नहीं खाते जो मैं खाती हूँ। हाँ, स्टिल मैं अभी तक खाती हूँ बच्चों वाली चीज़ें, एक फैक्ट है। अच्छा खैर, यहाँ पर बन रहा था घर में लौकी गोश्त, क्योंकि बीफ हमारे घर में मस्ट है। बीफ नहीं, चिकन भी होती है अक्सर, लाइक मीट मस्ट है। मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि क्योंकि सलमान जो है वो माशाल्लाह मीट ज़रूर खाते हैं, ही इज़ अ मीटी पर्सन मीट लवर, तो उनके लिए ज़रूर मीट बनता है। तो फिर मैं उसमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ डेफिनेटली, ताकि एक बैलेंस हो जाए। और समटाइम्स मैं अलग से भी कुछ ना कुछ बनाती हूँ ताकि एक चेंजिंग आ जाए, एक मेन्यू में चेंज आ जाए। तो बस वो समझ लीजिए कि सलमान के लिए ही मेनली बनता है, क्योंकि मेरे पोर्शंस बहुत कम होते हैं खाने के। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी कि हाउ टू रिड्यूस योर वेट थ्रू लिमिटेड योर पोर्शंस। तो अभी मैंने सिंपल इसमें प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके, और मैंने 3 टमाटर और 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। और सबसे पहले मैंने ऑयल डाला कुकर में, उसके बाद फिर उसमें वो पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह से पहले पका लिया ताकि उसकी स्मेल थोड़ी रिड्यूस हो जाए। उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और साथ में मैंने बीफ ऐड कर दिया
और उसके बाद उसको इतना अच्छी तरह भूनना है। एक्चुअली मेरा बीफ जो है वो फ्रीज़ हुआ था, क्योंकि मैं पैकेट्स बना कर रख देती हूँ, तो बस वो झटपट, क्योंकि फ़ातिमा आगे पीछे मेरे घूम रही होती है, तो मैं उसके साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसको बस मेरे पैरों से लिपटना होता है हमेशा। तो खैर मैंने उसको ऐसी तरह से अच्छी तरह से भूना। उसके बाद फिर उसमें मसाले ऐड किए। मसाले मैंने क्या ऐड किए, पिसे मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। ये ऐड करने के बाद आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा मिर्च वगैरह। बाकी धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून और हल्दी जो है 1/2 टीस्पून, नमक जो है वो आप टेस्ट के हिसाब से, और मिर्चें भी अपने हिसाब से रखिएगा। और उसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था 1.5 ग्लास पानी डालकर। और उसके बाद जब उसकी आइडिया हो गया मुझे कि वो गल गया, तो मैं उसका पानी जो है वो ड्राई हो गया था। फिर मैंने उसको खोला और उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें लौकी ऐड कर दी थी, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से दोबारा भूनना शुरू किया, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो मिक्सअप हो जाए लौकी का मीट में। और उसके बाद मैंने उसके अंदर पानी ऐड करके दोबारा से कुकर बंद कर दिया था, ताकि लौकी गल जाए। लौकी बहुत ईज़िली गल जाती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होती। तो बस वो 15 से 20 मिनट में गल गई थी। इस तरफ मेरे चावल जो है वो बॉयल हो रहे थे, और साथ में मैंने फातिमा के लिए पास्ता बॉयल किया, और उसमें घर का बना हुआ जो खाना था वही मैंने यूज़ किया। वही बीफ की बोटी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में किया, और लौकी को छोटे छोटे पीसेस में किया, ताकि उसको आदत हो। वैसे तो माशाल्लाह वो वेजिटेबल शौक से खाती है और मीट भी खा लेती है, लेकिन उसके मूड पे डिपेंड करता है। समटाइम्स वो नहीं खाती, तो उसका टेस्ट चेंज करना पड़ता है। इस बारे में इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में डिटेल में बात करूँगी प्रॉपर्ली। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आज मैं एक टॉपिक पर नहीं, 2 टॉपिक्स पे बात करूँगी। एक तो बहुत छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा टॉपिक वो है जिसके बारे में मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए ऑन माई इंस्टाग्राम, जब मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था और उसकी मैंने एडवर्टीजमेंट वगैरह की थी। तो उस बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए अबाउट स्पीच थेरेपी, कि आप इस पर डिटेल में ब्लॉग बनाएं कि किस लोगों को हेल्प कर सकता है, किस तरह हो सकता है, क्योंकि कोरोना इज़ स्टिल देयर इन द वर्ल्ड एंड हियर कम्स माई बेबी। तो स्पीच थेरेपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत छोटा है मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो मेरा इरादा कुछ नहीं था ऐसा कुछ भी बनाने का, बात करने का इस बारे में, लेकिन जस्ट अचानक से आई वॉज स्क्रॉलिंग डाउन ऑन द फेसबुक और एक पिक्चर मेरे सामने आई, जो कि आप लोग अभी देख सकते हैं। ये पिक्चर एक बच्चे की है जो कि कचरा कुंडी में से मिला है। इमेजिन, कचरा कुंडी में से बच्चा मिलना। तो मेरा दिल दहल गया ये देख कर के एक मासूम सी जान आपने कचरा कुंडी में ले जाकर फेंक दी। अच्छा, इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इस पर वर्क कर रहे हैं, स्पेशली एदी एंड रमज़ान चीपा साहब, जो इन बच्चों को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी किफ़ालत करते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग से किसी को कुछ कहूँगी नहीं, सिर्फ इतना कहूँगी कि ये नन्ही सी जान के लिए ना कोई बहुत तरसता है। आप लोगों के लिए एक बेकार सी चीज़ है, क्योंकि आपने उसको कचरे में फेंक दिया। कचरा वही होता है जो हम गार्बेज के तौर पे हम फेंक देते हैं। आपने तो उस नन्ही सी जान को कचरे में फेंक दिया, मगर इसी नन्ही सी जान के लिए कोई सालों साल तरसता है, मिन्नतें करता है, 10,000 दर पर जाकर आंसू बहाता है। कोई भी हो, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडी, एनी स्टेट, एनी कंट्री, लेकिन ये बहुत जगह होता है। और प्लीज़ मैं आपसे अपील करूँगी कि हर कंट्री में, हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उनको दे देते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, जो बे औलाद है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, अपनी कीमती बच्चों को दूसरों के लिए, तो इन बच्चों को प्लीज़ आप कचरे में मत फेंकिए। प्लीज़ इसको आप ले जाकर किसी अच्छी जगह पर, किसी अडॉप्शन होम में, ऑर्फनेज होम में दे दीजिए प्लीज़, ताकि उन बच्चों को अच्छी तरह से उनकी किफ़ालत हो जाए उनकी अच्छी तरह से। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप उसे कचरे में फेंक रहे हैं, यकीनन आप इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं, और माँ बाप कहलाने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो बच्चे को ज़रा सी ठोकर भी लग जाए तो दिल बाहर आ जाता है। एक सिंपल सी बात है, होता है ऐसा, हर माँ हर बाप के लिए होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है भाई, मेरे घर में तो स्पेशली ऐसा होता है। अगर मेरी बेटी को ज़रा सी ठोकर भी लग जाए तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो आप लोग पता नहीं कैसे माँ बाप हैं। माँ बाप खैर मैं नहीं कहूँगी, यू आर नॉट इवन ह्यूमन बींग्स। तो प्लीज़ इन बच्चों को, अगर आपके लिए यूज़लेस हैं, तो ले जाकर किसी ऑर्फनेज होम में दे दीजिए, ताकि इनको किसी अच्छे सेफ घर में, सेफ हाथों में दे दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए जो आपके लिए बेकार हो गई है। बेसिकली मेरा इस वक्त कोई इरादा नहीं था राइट नाउ किसी तरह से शूट करने का कुछ भी, लेकिन क्योंकि आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, लेकिन इस वक्त मैंने जस्ट बाय द वे आके फ़ोन अपना उठाया, फेसबुक चेक किया,
तो वहाँ पर इस तरह की मुझे एक पिक्चर नज़र आई, तो बस मुझसे रहा नहीं गया इस बारे में बात करने से, क्योंकि हो सकता है कि किसी की बात किसी के दिल पर लग जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि मेरी इतनी सी बात समझ में आ जाए, और कोई अगर ऐसा इरादा रखता भी हो इन फ्यूचर तो ऐसा ना करे। प्लीज़ 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 खुदारा अपने बच्चों को इस तरह मत फेंकिए, क्योंकि वहाँ पर खूंखार कुत्ते, पता नहीं कितने तरह के जानवर मौजूद होते हैं। वो इस नन्ही सी जान का अजियतनाक हाल कर देंगे। इनको ले जाकर किसी अच्छे ऑर्फनेज होम में दीजिए ताकि वो उनकी किफ़ालत करें। वो खुद मांगते हैं आपके ऐसे बच्चों को जिनको आप नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते। प्लीज़ उन्हें ले जाकर वहाँ दीजिए ताकि उनको किसी सेफ़ हैंड्स में दिया जाए। तो मैं फ्री होकर थोड़ी सी देर बाद इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्ली इस स्पीच थेरेपी के बारे में बात करूँ। सो आफ्टर सो मेनी क्वेश्चंस मैंने सोचा कि मैं इस पर प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगी, और मुझे इसी ब्लॉग में इस बारे में बात करनी थी, बट बिकॉज़ के ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी मैं एक टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब इस टॉपिक पे बात अभी डिटेल में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक जिस पे हम नेक्स्ट ब्लॉग जो है उसमें कवर करेंगे इसको। अभी मैं इस ब्लॉग में सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊँगी कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली। टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे वो मैं इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि उसमें भी अभी अच्छा खासा टाइम लग जाना है। और उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं उन पर बात करूं, क्योंकि एक कंप्लीट ब्लॉग एक बार स्पीच थेरेपी हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा एक कन्वीनियंट और एक प्रॉपर वे हो जाएगी ना, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी इसके अलावा कोई टॉपिक कवर करूं तो और कोई क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में है, सो प्लीज़ डू। सो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी हेयर और एल्स यू कैन DM मी ऑन Instagram एंड फेसबुक ऑल्सो। सो मैंने नोट डाउन कर लिए थे सारे टॉपिक्स ताकि मेरे माइंड से स्लिप आउट ना हो जाए। तो फर्स्ट टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है व्हाट स्पीच थेरेपी, क्योंकि पता होना चाहिए इसके स्पीच थेरेपी क्या है। क्योंकि इस वक्त अभी भी ऐसा है कि अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी जगहों पर कि किन लोगों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, और क्योंकि एक बहुत अहम मसला है जिनकी लाइफ्स में एक इशू है स्पीच का, तो एक ये अहम मसला है जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है जानना कि स्पीच थेरेपी क्या है। सेकंड टॉपिक है हाउ इट हेल्प्स, कि किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है, किन वेज में कर सकता है, लाइक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट किस तरह से आपको इससे मदद मिल सकती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि किन कंडीशन में आपको हेल्प कर सकता है, लाइक आपको क्या मसला है जिसमें आपको स्पीच थेरेपी लेने की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ सकती है, या आपकी सराउंडिंग्स पे अगर आप देख रहे हैं और लोग अवेयर नहीं हैं तो आप उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि ही और शी नीड्स स्पीच थेरेपी फॉर द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज़ इट एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्पीच थेरेपी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एडिक्शन, साइड इफ़ेक्ट, जो भी लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि अगर स्पीच थेरेपी करवाएंगे तो आदि तो नहीं हो जाएंगे, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या इसको छोड़ने के बाद क्या इफ़ेक्ट होगा, तो इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्नोसिस टाइम के किस कंडीशन में, और मैं डिफरेंट कंडीशंस लाइक आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगी, और उन कंडीशंस में सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट्स का यही होता है कि कितनी जल्दी ये ठीक हो सकता है पेशेंट हमारा, और कितने टाइम में रिकवरी आने के चांसेस हैं, तो इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप कैन बी ट्रीटेड, लाइक कौन सी एज ग्रुप के लोगों को स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए और कौन सी एज के लोगों को नहीं करवानी चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मेथड ऑफ स्पीच थेरेपी इफ़ यू नॉट इन कराची, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि अगर आप कराची में नहीं हैं और कहीं और हैं, क्योंकि मैं कराची से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तो डेफिनेटली अगर मेरे पास DMs आ रहे हैं तो वो मेरे लिए ही आ रहे हैं कि आप किस तरह ट्रीटमेंट देंगी या जो भी है, तो उसके बारे में बताऊंगी कि अगर आप कराची में नहीं हैं तो किस तरह से आपकी लाइक स्पीच थेरेपी हो सकती है। और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह कवर करने हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या टॉपिक्स हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, यू कैन DM मी on Instagram, Facebook, and you can also comment below. Feel free to ask any of the questions. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, और जल्द ही, बहुत जल्दी, वेरी सून स्पीच थेरेपी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ डिटेल में आऊँगी। मे बी कि इसमें 2-3 क्वेश्चन से टॉपिक्स और एडिट हो जाएँ। दैन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी कंट्री का ख्याल रखिए, जो पाकिस्तान में हो अपने कंट्री का, और जो पाकिस्तान से बाहर है वो अपनी कंट्री का, क्योंकि कंट्री है तो आप हैं। ईट हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।